अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बायो एनर्जेटिक्स पर है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि हम मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हमने बायो एनर्जेटिक्स जो है उसका सेकेंड हमने प्रोसेस देखना है जो कि हमारे पास रेस्पायरेशन का है। बायोएनर्जेटिक्स को कल हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम एनर्जी को देखते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को, कि किस तरह हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। अब हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स का इन्वायरमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक है और ये दोनों एक ही इन्वायरमेंट में इसीलिए जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि इनकी बहुत सी जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से फुलफ़िल होती हैं। बायोएनर्जेटिक्स हमारे पास वही क्वांटिटेटिव स्टडी है जिसके थ्रू हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इन्हीं स्पीशीज़ के दरमियान में एक इकोसिस्टम में। तो हमने दो प्रोसेसेस पढ़े थे। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में बायोएनर्जेटिक का फर्स्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस डिटेल स्टडी किया है, मतलब उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा है। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में फोटोसिंथेसिस की डिटेल देखेंगे, लेकिन कल हम सिर्फ बेसिक जो है वो पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस का। तो हमारा आज का जो बायोएनर्जेटिक्स का दूसरा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उसको हमने डिस्कस करना है। उसको भी हमने इंट्रोडक्शन ही उसका डिस्कस करना है ताकि हम जो है वो बेसिक समझकर अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स जो है एक्सप्लेन जब मैं करूँगी तो उसमें आपको ये तमाम बातें पता हों। तो हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है बायोएनर्जेटिक्स में वो है रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस के बाद हमारा जो प्रोसेस है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का वो है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक रखता है। किस तरह? पहले हम इस चीज़ को देख लें कि रेस्पायरेशन है क्या। हमारे जो है वो इकोसिस्टम में रेस्पायरेशन एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है कि हम जो है एक तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होती है जो कि हम सबको पता है, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनली ऑक्सीजन की, बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन हम जिस रेस्पायरेशन की बात कर रहे हैं वो सेलुलर रेस्पायरेशन है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? सेल प्रोवाइड करेंगे। सेल किस तरह प्रोवाइड करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। अब हम बात करते हैं कि रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस जो कि हमने कल डिस्कस किया, आपस में इनका लिंक क्या है। ये दो प्रोसेसेस एक दूसरे से लिंक क्यों हैं? फोटोसिंथेसिस में हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थे। मैं बैलेंस नहीं कर रही, सिर्फ एक जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ। लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है और पिगमेंट्स की प्रेजेंस में, और ये फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं जो कि बाय प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस का। जो हमारे पास ग्लूकोज आया है, ग्लूकोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है और ये एक केमिकल एनर्जी है। ये केमिकल एनर्जी है, यानी कि हमने ये कल डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस में सन की सोलर एनर्जी जो है वो लाइट उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और केमिकल एनर्जी की सबसे कॉमन फॉर्म हमारे पास ग्लूकोज है। तो ये चीज़ हमने फोटोसिंथेसिस में कल ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हमने देखना है कि अब प्लांट्स में ये केमिकल एनर्जी जो कि हमारे पास फूड आया है कार्बोहाइड्रेट, ये इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है वो स्टोर हो जाता है। प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए उस चीज़ के लिए। इन द फॉर्म ऑफ स्टार जो है वो स्टोर हो गया एक्स्ट्रा एनर्जी, और बाकी जो है वो इस्तेमाल भी होती है। अब एनिमल्स भी जो हैं वो भी इस इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं तो उनको भी एनर्जी चाहिए। डायरेक्टली हासिल करने वाले एनिमल्स जो कि केमिकल एनर्जी जो कि ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फूड, उनको प्लांट से जो डायरेक्टली हासिल करते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर की बातें हैं। और जो इनडायरेक्टली हासिल करते हैं वो हर्बीवोर्स को जो है वो हम शिकार बनाते हैं, जैसे कि कंज्यूमर्स हम जिनको कहते हैं। तो एनिमल्स जो हैं उन तक ये केमिकल एनर्जी फिर पहुंचती है और ये एक हमारे पास पूरा सीक्वेंस है इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, जो मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एक सीक्वेंशियल वे में आपको ड्रॉ करके दिखाया है। अब एनिमल्स की बात की जाए तो वहाँ पर हम रेस्पायरेशन को जिक्र करेंगे कि रेस्पायरेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एनिमल्स को इस केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है। किस तरह कि हमारे पास अब हम पॉइंट्स बनाते हैं
रेस्पायरेशन के ऊपर। तो रेस्पायरेशन हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये केमिकल एनर्जी की ब्रेक डाउन करता है जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है, और इसकी केमिकल एनर्जी की ब्रेक डाउन करके ATP की प्रोडक्शन होती है। ATP मीन्स एनर्जी। हमारे पास ATP से एनर्जी लेना एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ग्लूकोज एक बिग मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल है, और ATP हमारे पास इसकी अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन की तो ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है। तो ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, रेस्पायरेशन की बात हम कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास स्टेप है कि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। जब ब्रेक डाउन होगी तो वो प्रोसेस हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होगा। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी केमिकल जो कंपाउंड है ग्लूकोज, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो ये हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड है ग्लूकोज। इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को वो ब्रेक डाउन होती है रेस्पायरेशन के प्रोसेस में, और ब्रेक डाउन जब एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की होती है इनटू द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल मोनोन्यूक्लियोटाइड तो एनर्जी रिलीज होती है। और अगर ब्रेक डाउन हो रही है तो ये प्रोसेस कैटाबॉलिज्म जो है वो शो करेगा, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन है हमारे पास, ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और हमारे पास फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट है वो एनाबॉलिज्म है, क्योंकि वो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे थे, और रेस्पायरेशन में यही लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर दोबारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और ATP की प्रोडक्शन कर रहे हैं बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये हमारे बेसिक पॉइंट्स थे। अब एक इम्पॉर्टेंट MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लें तो रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस ज़ाहिर एक दूसरे के ऑपोजिट हमें काफ़ी पॉइंट्स में नज़र आए। ये एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस, ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शन है, जबकि फोटोसिंथेसिस हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन था। ये केमिकल एनर्जी की ब्रेक डाउन करता है और ATP की फॉर्मेशन करता है, जबकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो है वो केमिकल एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहा था। तो ये डिफरेंसेस हैं और ये दूसरे से ऑपोजिट हैं। अगर हम बाय इक्वेशन बात करें तो हमारे पास, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन थी उसकी बात अगर हम करें तो वो हमने कल ये डिस्कस की थी। ये नेट इक्वेशन है, मोलर इक्वेशन नहीं है। अब ये एक फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ऑपोजिट है रेस्पायरेशन की इक्वेशन से। अब रेस्पायरेशन की भी हमने जो बातें की उनको हम इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं। C6H12O6 को हम एज अ रिएक्टेंट लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब ब्रेक डाउन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP की प्रोडक्शन हुई। अब हमारे पास रेस्पायरेशन की दो टाइप्स होती हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पायरेशन द ब्रेक डाउन ऑफ द केमिकल कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो यहाँ पर रेस्पायरेशन की मैंने इक्वेशन लिखी है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ब्रेक डाउन हमारे पास केमिकल कंपाउंड की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो ये हमारे पास एरोबिक रेस्पायरेशन की हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। और आप देख रहे हैं कि यही इक्वेशन सेम ऑपोजिट है इस फोटोसिंथेसिस की नेट इक्वेशन के। हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, और जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑपोजिट है रेस्पायरेशन के। अगर हम इक्वेशन के थ्रू देखें तो हमारे पास कौन सी रेस्पायरेशन की टाइप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन से ऑपोजिट है, तो एरोबिक रेस्पायरेशन हम जवाब देंगे। ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। एनारोबिक रेस्पायरेशन जो है वो ऑपोजिट नहीं है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के। अब हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास मीजोफिल टिश्यूज़ के सेल में, और मीजोफिल सेल का एक जो है हमारे पास एक सेल मीजोफिल टिश्यू का वो 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है इसीलिए बहुत हाई लेवल पे हो रही होती है। तो रेस्पायरेशन की बात करें कि कौन सा ऑर्गेनल है जो कि रेस्पायरेशन को कंटिन्यू करवा रहा है एनिमल्स में, तो वो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, केमिकल एनर्जी की ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी जो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, वो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल हमने मसल्स की मूवमेंट डिस्कस की थी, वहाँ पर हमारे पास जो एक्टिव फिलामेंट्स थे, एक्टिन फिलामेंट्स, और हमारे पास इन बिटवीन मायोसिन फिलामेंट्स थे। तो मायोसिन फिलामेंट्स की कॉम्पोजिशन में पढ़ा था, यहाँ पर क्रॉस ब्रिजेस होते हैं, यहाँ पर ग्लोबुलर हेड्स होते हैं जो कि एक्टिन के बाइंडिंग साइट्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं जब भी वो एक्सपोज होती हैं और कंट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये अटैच और डिटैच होना ए मायोसिन फिलामेंट की क्रॉस ब्रिजेस यानी ग्लोबुलर हेड्स का एक्टिन फिलामेंट के बाइंडिंग साइट्स के साथ, तो इसकी मूवमेंट्स के लिए ये जो हमारे पास मूवमेंट हो रही है बहुत ही डीप लेवल पर, यही असल में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा रही होती है मसल्स की। और हमें पता है मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जो है वो एटीपी बन रही होती है। ज़्यादा नज़दीक चले जाए तो हार्ट एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जो कि बॉडी में पंपिंग का रोल प्ले कर रहा होता है, और ये काफ़ी हैवी ड्यूटी है जो ये हमारी बॉडी में प्ले कर रहा होता है। तो हार्ट के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल ज़्यादा होता है ताकि ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो और हमारी बॉडी में पंपिंग का जो सिस्टम है ब्लड का वो भी कंटिन्यू अच्छे तरीके से रह सके। तो एनर्जी के लिए हमारे पास जो ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है एनिमल्स में वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने रेस्पिरेशन को देखा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंपैरिजन विद फोटोसिंथेसिस। आज हमने बायोएनर्जेटिक्स के दोनों प्रोसेसेस, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के जो हैं उनको इंट्रोडक्शन उनका जो है वो थॉरली डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह कल हम फोटोसिंथेसिस पे दोबारा आएंगे और उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज की टॉपिक की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।